गुड आफ्टरनून बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्या, इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या होता है, मतलब कि कोई एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्योर चीज जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक। अब मान लो वो सब्सटेंस में एंटर करता है, ठीक। अब ऐसा पॉसिबल है मतलब कि जो हर चीज प्योर हो, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हर एक सब्सटेंस जो होता है, जब मान लो कि आप कोई मार्केट में आपका प्रोडक्ट आता है, उस पर भी लिखा लगता है कि 99.9% प्योर, ठीक है, या बैक्टीरियल फ्री, ठीक है, ये सब लिखा रहता है उस पर। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इम्प्योरिटी आपका हर जगह पे होता है, लेकिन क्या होता है ना कि इम्प्योरिटी की लिमिट होती है कि कौन सी और कितने अमाउंट में आपकी जो इम्प्योरिटी है वो आपके लिए हार्मफुल है और कितने अमाउंट में आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। दोनों केस है यहाँ पे, दो तरह से आप इम्प्योरिटी को यूज कर सकते हो, अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए भी और नुकसान के लिए भी, ठीक है। आप कोई नुकसान तो अपना करेगा नहीं, तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए मेथड्स बनाए गए हैं, चीजें बनाए गए ताकि जो भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो उनको निकाल सके, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इम्प्योरिटी जो आपका होता है, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्युटली प्योर केमिकल कंपाउंड्स एंड इवन एनालिटिकली प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन माइन्यूट ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये कहना या लगभग मतलब मुश्किल ही है कि मतलब कोई भी कंपाउंड जो होता है वो पूरा तरीके से प्योर होता है, सब में इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी आपके जान पहचान का हो कि ठीक है नहीं हम इसको पहचानते हैं, ये इम्प्योरिटी नहीं, आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, या गलती से कब आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में कब आया और कब आपके प्रोडक्ट को खराब करने लगा, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि इट इज वर्चुअली मतलब लगभग कहना इम्पॉसिबल ही है कि आपका जो कोई भी कंपाउंड या कोई सब्सटेंस कोई भी चीज होता है वो प्योर होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, 100%। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है, इम्प्योरिटीज आर फॉरेन अनवांटेड मैटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विच आर डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहता है कि इम्प्योरिटीज जो होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स क्या होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ, मतलब कि जो बाहर से मान लो कि कोई जैसे धूल हो गया, पत्ता हो गया, ये सब क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स ही हुए, ठीक है। अब फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके बाहर से कहाँ पे आते हैं, आपके कंपाउंड में आते हैं और वो कंपाउंड में मिल जाते हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स आप फॉर्मुलेशन डाल रहे हो, उसमें पता चलेगा कि कब आके मिल गया, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यही कहता है कि जो इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मैटर प्रेजेंट तो होते हैं कंपाउंड में, प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है, डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप कंपाउंड बना रहे हो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, अलग होगी, तभी तो पता कर पाते हैं ना हम टेस्ट के द्वारा कि हाँ ये सब्सटेंस में इम्प्योरिटी का प्रेजेंस है, ठीक। तो उसके बाद अब देखो क्या कहते हैं, केमिकली अ कंपाउंड इज इम्प्योर इफ इट कंटेन्स अनडिजायरेबल फॉरेन मैटर दैट इज इम्प्योरिटीज। अब देखो कोई भी आपका जो है मतलब कंपाउंड वो इम्प्योर होता है कब, जब वो किसी भी तरीके का फॉरेन, अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे फॉरेन मैटर जो हमको नहीं चाहिए फिर भी उसमें है, तो वो क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस को इम्प्योर करने का काम करेगा, ठीक है। अब जो तुमको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, अगर जबरदस्ती रखोगे तो उसे नुकसान है, तो वही चीज इसमें भी है, ठीक है। अब है कि दस केमिकल प्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एनी फॉरेन मैटर। अब कहता है कि जो आपका प्योरिटी होता है, केमिकल प्योरिटी, वो तभी पॉसिबल है जब उसमें किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स का प्रेजेंस नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अदरवाइज अगर उसमें 1% भी चांस है इम्प्योरिटी का तो वो जो सब्सटेंस है आपका वो प्योर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद है आपका therefore impurities can be defined as substance present within a limited quantity of solid, liquid और गैस। अब impurities देखो, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप देख सकते हो कि नहीं पानी के रूप में ही है, नहीं सॉलिड नहीं है, नहीं पाउडर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो इम्प्योरिटी, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्योरिटीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द कंपाउंड इन विच दे आर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल कंपोजिशन। अब देखो ये कहता है कि जो आपका इम्प्योरिटी होता है वो उस कंपाउंड से भी अलग होता है जिसको आप बना रहे होते, उसमें जो कंपोजिशंस डालते हो उससे भी वो चीजें अलग होती है, ठीक है। अब कहता है कि जनरली द लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड रिलेटिवली बाय कंपेयरिंग टेस्ट मटेरियल विद द स्टैंडर्ड वन।
आप लोग लैब में किए थे ना लिमिट टेस्ट, एक टेस्ट लिया एक स्टैंडर्ड लिया, दोनों को क्या किया, कंपेयर। तो यही सी सिंपल सी बात है कि इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा पहले से बना रहता है और टेस्ट को हम उससे कंपैरिजन करते हैं। अब जहाँ टेस्ट को वो जो रिक्वायरमेंट होता है वो फिल नहीं कर पाता, हमको पता चल जाता है हमारा टेस्ट जो है वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो यही कहता है कि जो आपका इम्प्योरिटी का लेवल पता करने के लिए हम टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक। उसके बाद आपका इम्प्योरिटीज में अकर आइदर नेचुरली इन अ कंपाउंड और मे बी एडेड पर्पजली और इंटेंशनली, एक्सीडेंटली, इनवाइटेबली और इंसिडेंटली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इम्प्योरिटी को क्या है कि कभी ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा गलती से ही आ जाए, कभी गलती से आता है, कभी उसको आप खुद बुलावा देते हो, ठीक है। अब मान लो कि जहाँ पे हमको सब कुछ फिक्स है कि मतलब हमको मतलब क्लोज विंडो रखना है या रेफ्रिजरेटर में रखना है, हर जगह मतलब उसका क्राइटेरिया जब सेट है, अगर फिर भी हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इम्प्योरिटी आएगी, और वो हमारे खुद की गलती की वजह से हुई, ठीक। कुछ चीज़ों को हम खुद इन्वाइट कर लेते हैं कि आप आइए, आपकी हमको ज़रूरत है, क्योंकि आपके रहने से मेरा फायदा है, ठीक। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, खुद इन्वाइट कर लेते हैं। अब जैसे पढ़ा था ना तुमने कि मतलब स्टील में इम्प्योरिटी की ज़रूरत लगती है, स्टील बनाने में पढ़ा था ना, तो उसके लिए ये हो गया आपका ये चीज़, ठीक है। अब देखो सिंपल सा अगर तुम मतलब एक ग्राफ चार्ट लेते हो कि इम्प्योरिटी होता क्या, ठीक। मान लो एक कंपाउंड लिया, ये जो है वो क्या है आपका एक कंपाउंड, ठीक। कंपाउंड ये सब क्या है आपका फॉरेन पार्टिकल्स, और ये सब क्या आपके ये फॉरेन पार्टिकल्स हो गए और ये अनवांटेड पार्टिकल्स। अब दोनों मिलके जब किस में आए, कंपाउंड में, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इम्प्योर है और ये भी इम्प्योर है, दोनों ही इम्प्योरिटी है। अगर दोनों मिलके जब आपका प्रेजेंस शो करेगा किसमें, कंपाउंड में, तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इम्प्योरिटी इतनी सी ही है, ठीक है, कि मेरा एक कंपाउंड है, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स का प्रेजेंस, अनवांटेड पार्टिकल्स का प्रेजेंस हमारे कंपाउंड को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा, ठीक है। उससे मेरा कंपाउंड इम्प्योर हो जाएगा, उसका जो मतलब थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो भी कम हो सकता है। अब नीचे जो लिखा है आपका ये है कि इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, तो मैंने अभी बोला कि इम्प्योरिटीज जो है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आपका फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल्स है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मतलब जो सॉलिड मटेरियल है सिर्फ वही इम्प्योर होगा, लिक्विड इम्प्योर ही नहीं होगा, गैस इम्प्योर ही नहीं होगा, इम्प्योर तो सब कुछ होता है ना। तो इम्प्योरिटी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चलो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज पे। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज में आपने क्या क्या पढ़ा था, हाँ गुड, दो टाइप्स के इम्प्योरिटीज होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वो जो आपको अगर आ गए आपके कंपाउंड में तो आपको बर्बाद कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिव वो जो आप खुद बुलाते हो ताकि आके हमें हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाओ, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो अगर गलती से आ गया आपके कंपाउंड में तो वो आपके कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिव वो जो आपके लिए मतलब यूजफुल साबित हो सकता है, जिसको आप खुद बनाते हो, खुद क्रिएट करते हो अपने यूज के लिए, अपने कोई भी फॉर्मुलेशन के पर्पज के लिए, ठीक है। तो आप देखो पढ़ो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव में क्या है, इम्प्योरिटीज लाइक लीफ पीसेज, अ ब्लैंक white papers, ash and debris in metals hinder the material's function, thus are said to be destructive, ठीक है। इस तरह के जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, वो सारे अगर आपके किस में जाएंगे, फॉर्मुलेशन मटेरियल में जाएंगे, तो वो क्या कर देंगे, उसका जो फॉर्मुलेशन है उसको खराब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि सच इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय एम्प्लॉइंग, देखो कुछ ऐसे क्या मतलब इम्प्योरिटीज होते हैं डिस्ट्रक्टिव में जिसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई गलती होता है तो उसका सुधारने का भी होता है मौका, बहुत सारी चीजें होते हैं तरीके कि आप उसको सुधार सकते हो। वैसे ही है कि अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव में गलती से इम्प्योरिटी आ भी गया तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब उसके लिए मेथड्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक केमिकल मेथड है, दूसरा फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम क्या यूज करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए, ठीक। तो उसमें है आपका देखो केमिकल मेथड में आता है सम इम्प्योरिटीज फ्रॉम कंपाउंड कैन बी रिमूव्ड केमिकली।
अब ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को आप केमिकल से रिमूव करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकली रिमूव करना, ठीक है। तो यही कहता है कि सम जो कुछ इम्प्योरिटीज होता है वो आपका केमिकल के थ्रू रिमूव हो सकता है, ठीक। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे। तो एग्जाम्पल में क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जो कि ठीक है, और आयरन और क्या होता है, मिनरल होता है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग आयरन टू रिमूव सिलिकॉन डाइऑक्साइड फ्रॉम द आयरन। क्या कहता है, देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम किस में ऐड करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। कब, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं आयरन, ठीक है। तो उससे हम क्या रिमूव करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कहां से रिमूव करते हैं, और आयरन और क्या होता है आपका, ठीक है। इससे हम इम्प्योरिटी को रिमूव करने का काम करते हैं। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है, कि हम अगर मान लो कि इम्प्योरिटी आ गया तो हम उसे इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है अनदर मेथड यूज्ड इज जोन डिफाइनिंग। जोन डिफाइनिंग क्या होता है, मतलब कि मान लो कि कोई इम्प्योर चीज है तो उसको प्यूरिफाई करने का टेक्निक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जोन डिफाइनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, ठीक है। अब कहता है विच इज इकोनॉमिकली एडवांटेजेस एंड इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीज आप इसमें यूज कर सकते हो, किसमें, केमिकल मेथड में, ताकि इम्प्योरिटी को हम क्या कर सके, बाहर कर सके। कौन सा, जोन डिफाइनिंग, जिसमें अगर मान लो किसी कंपाउंड में इम्प्योरिटी होता है तो उसको इस मेथड से हम हटा सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा आपका था कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल में आओ, वो तो चलो केमिकल का यूज किया हमने, केमिकल डाला, जो इम्प्योरिटी था वो बाहर आ गया। अब आते हैं हम फिजिकल पे। फिजिकल में, फिजिकल से क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, जैसे आता है ना केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या सब पढ़ते हो, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब किस में आ जाएगा। तो यही फिजिकल मेथड में कह रहा है कि आपका सम इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं आपके, उसको आप किससे रिमूव कर सकते हो, फिजिकल मेथड का यूज करके, ठीक है। अब कहता है कि फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, मतलब कि सेपरेशन का टेक्निक होता है या किसी चीज को प्यूरिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है, देखो पढ़ो, सेपरेशन टेक्निक्स यूज टू सेपरेट और प्यूरिफाई लिक्विड्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। किसके बेसिस पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे, ठीक, क्लियर है। तो इसके लिए हम आप उसके बाद कहते हैं कि जो आपका फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। अब देखो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, मिक्सिंग होगा, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप कहते हैं इन दिस मेथड वाटर इज एम्प्लॉयड एज अ डिस्टिलेट एंड सॉल्ट एज द सॉलिड रेसिड्यू। अब सॉल्ट जो होगा वो सॉलिड रेसिड्यू होगा और वाटर, ठीक है। अब यहां इसमें बचेगा क्या, वाटर बचेगा या सॉल्ट बचेगा, क्यों, वाटर क्यों नहीं बचेगा, वेरी गुड, मतलब वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बाय यूटिलाइजिंग फिजिकल मींस लिक्विड गैसेस मेटल और ईटीसी कैन आल्सो बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। आप कहता है कि जो आपका ये जो है इम्प्योरिटीज है, कोई भी चीज होता है, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज को आप इम्प्योरिटी से फ्री कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं है कि मतलब कि सिर्फ लिक्विड हो या क्या कहते हैं सॉलिड हो, उसी नहीं, लिक्विड, गैस, मेटल और इन सब को भी आप इम्प्योरिटी से फ्री कर सकते हो, ठीक। आप कहता है कि कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज के बारे में सबको पता है क्या होता है, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, अब कोई अपने बेनिफिट के लिए कोई ऐसा चीज बनाएगा, ऐसा तो नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है फिर भी हम बना रहे हो, ठीक है। तो कहता है कि सम इम्प्योरिटीज प्रूव टू बी यूजफुल।
क्या कहता है कि कुछ इम्प्योरिटीज जो होते हैं, हमेशा सारे इम्प्योरिटीज हार्मफुल नहीं होते, अगर लिमिट में लो तो कुछ चीज़ें यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। तो वही यूजफुल इम्प्योरिटीज जो आते हैं वो किस में आते हैं, कंस्ट्रक्टिव में आते हैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज होंगे वो आपके किस क्या होंगे, यूजफुल होंगे, ठीक। तो कहता है कि कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज, सम इम्प्योरिटीज प्रूव टू बी यूजफुल फॉर अ कंपाउंड, ठीक है। जो कुछ इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो आपके कंपाउंड के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। दस आर सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव, जो कि कंस्ट्रक्टिव कहलाते हैं। जो आपके लिए यूजफुल इम्प्योरिटीज है उनको कंस्ट्रक्टिव, जो हार्मफुल है उनको डिस्ट्रक्टिव, ठीक। उसके बाद है इसमें, अब जैसे वहाँ एग्जाम्पल आपने लिया वैसे ही इसमें भी एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, मेटल एंड इम्प्योरिटीज आर कंबाइंड। मेटल और इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं हम, कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, टू फॉर्म अलॉय। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एटलीस्ट वन इज मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल सबको पता है, क्या कहता है कि जहां पे एलॉय उससे बनता है जब हम दो चीजों को क्या करते हैं, दो एलिमेंट को मिक्स करते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, मेटल, उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, ठीक। अब कहता है दिस कॉम्बिनेशन हैज प्रॉपर्टीज विच आर मोर डिजायरेबल देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या होगा, इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, मिक्सचर या मेन कंपोनेंट, ठीक है। एक मेन कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज को कंबाइन करते हैं। मतलब मान लो छोटा छोटा चार चीज मिला दिया, उससे हमको अगर एक बड़ा चीज मिल रहा है तो हम उसको कंबाइन करेंगे ना। अगर मान लो चार चीज को हम कैरी कर रहे हैं, अगर वही चारों को मिला के अगर एक मिल रहा है तो हम वैसा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है कि कुछ इम्प्योर, जैसे मेटल के साथ इम्प्योरिटीज को मिला के हम एलॉय बनाते हैं, तो ये हम अपने फायदे के लिए बनाते हैं, ठीक है। और ये इम्प्योरिटी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे फायदे का है। जो फायदा का होगा वो हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि अनदर एग्जांपल ऑफ यूजफुल कंस्ट्रक्टिव, देखो इसका क्या एक और एग्जांपल लिया है, क्या, इम्प्योरिटी इज एडिंग लेस देन 2% कार्बन टू प्योर आयरन, ठीक है। क्या कहता है कि इम्प्योरिटीज जो है वो लेस देन जो 2% कार्बन होते हैं उनमें ऐड किया जाता है, ठीक। ऐड किया जाता है, तो क्यों ऐड किया जाता है, स्टील को बनाने के लिए, ठीक है। स्टील को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2% और इम्प्योरिटीज, ठीक है, दोनों को कंबाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन आपके बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, हार्मफुल है, फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्टील। क्यों कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो ये किस में आता है, कंस्ट्रक्टिव में आता है, ठीक। तो कहता है कि हम ये आपका स्टील का स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं किसमें, 2% लेस देन 2% कार्बन में टू प्योर आयरन, ठीक है। कार्बन लेस देन 2% कार्बन और आयरन को मिक्स करते हैं, क्या बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, ठीक है। विच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूजफुल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। स्टील आपके डेली लाइफ में देखते हो ना कितना यूजफुल होता है ना, तो इसीलिए हम उसको बनाने के लिए इम्प्योरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। अब है अनदर मेथड इज डोपिंग सिलिकॉन वेयर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.001 से लेके 0.01% ऑफ फास्फोरस और बोरॉन इज मिक्स्ड विद प्योर सिलिकॉन। दिस इज डन व्हेन मेकिंग सोलर सेल्स एंड हेल्प्स देम जनरेट। जब सोलर सेल्स को हम बनाने के लिए यूज करते हैं तो हम ये चीज का यूज करते हैं जिससे हम एनर्जी को जनरेट कर पाए, ठीक है। सोलर सेल्स का काम क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं ना, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी वो आपको बिजली प्रोवाइड, मतलब लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव में एक, ठीक। अब देखो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इम्प्योरिटीज को भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है, कौन सा आपके लिए हार्मफुल है, कौन सा आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। किसका कम इफेक्ट है, किसका ज्यादा इफेक्ट है, किसको लेने से हार्मफुल नहीं होगा, किसको लेने से हार्मफुल होगा, ठीक है। या कैसे मतलब हार्मफुल होगा, सब इसमें किसमें आएगा, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज में, क्योंकि उसको कैटेगरी वाइज
बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक रॉ मटेरियल, डस्ट, मॉइस्चर इटीसी। दीज इम्प्योरिटीज कैन अफेक्ट द क्वालिटी, सेफ्टी एंड। अब कोई भी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपाउंड में आपका इम्प्योरिटीज आता है तो वो क्या करता है, जो कंपाउंड आप बनाओगे उसको अफेक्ट करने का काम करेगा, उसका जो एक्टिविटी होगा उसको डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा, और उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी ला देगा जो आपके ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक। तो इसको देखो ऐसे बांटा है, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। पहला क्या लिया है, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। टॉक्सिक इम्प्योरिटीज में क्या आता है, टॉक्सिक का मतलब ही क्या होता है, हार्मफुल, ऐसा सब्सटेंस जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक लेड, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, टॉक्सिक में, जो बहुत हाई लेवल की इम्प्योरिटीज होती है, जो आपके बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, ठीक है। अब है आपका एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटीज। एक्टिविटी डिप्रेसिंग क्या होता है, उसका जो काम करने का कैपेसिटी होगा उसको कम कर देगा, डिप्रेस कर देगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि रिड्यूस इफेक्टिवनेस, जैसे कि एग्जांपल में क्या कहता है, वाटर इन हार्ड सॉप। अगर हार्ड सॉप में आप वाटर को डालोगे तो उसको इफेक्टिवनेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है आपका इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, अब मान लो कि जब कहते हैं ना दो लोग आपस में मतलब नहीं जिनका बनता है, वो क्या कहते हैं, मतलब इनका तो बनता ही नहीं, ठीक है, कि मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका नहीं बनता आपस में, ठीक है। तो क्यों नहीं बनता, क्योंकि उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि वो साथ रह सके या साथ चल के काम कर सके, ठीक है। तो ऐसे इनकम्पैटिबल होता है, जब दो चीज आपस में स्टेबल नहीं होती, आपस में मिल के नहीं रह सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल, ठीक है। मान लो चाहे उनमें सेम तरीके का उनका मतलब कि नेचर नहीं है, या कुछ उनमें अलग सा नेचर है, तो इसके वजह से भी इनकम्पैटिबिलिटी आती है ना। लेकिन यहाँ जो इनकम्पैटिबिलिटी आता है वो किसकी वजह से आती है, इम्प्योरिटीज के वजह से। अगर मान लो कि जब मान लो एक कंपाउंड प्योर है, एक कंपाउंड इम्प्योर है, और सेम चीज से हमने बनाया, अब आपस में अगर उसको हम रखेंगे तो वो होगा कंपैटिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक में तो इम्प्योरिटी है, अब वो प्योर वाला आपका इम्प्योरिटी क्यों लेगा, है ना। तो यही लिया है कि जो आपका इनकम्पैटिबिलिटी मेक द कंपाउंड रिएक्ट बैडली विद अदर सब्सटेंस, ठीक है। एक सब्सटेंस के साथ जिसको आप मिला के करोगे वो दूसरा सब्सटेंस के साथ काम ही नहीं करना चाहिए, बहुत खराब रिएक्ट करेगा, जिससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये एक इनकम्पैटिबिलिटी को कॉज करने का काम करता है, क्या ये सब कौन कर रहा है, इम्प्योरिटी कर रहा है, ठीक है। अब है टेक्निकल डिफिकल्टी कॉजिंग इम्प्योरिटीज। टेक्निकल डिफिकल्टी मतलब देखो इम्प्योरिटीज जो है वो टेक्निकल डिफिकल्टी भी ला सकते हैं, ठीक है। अब वो डिफिकल्टी क्या होगा, क्रिएट प्रोसेसिंग इशू, कोई चीज को बनाने में प्रोसेस करने में इशू क्रिएट करेंगे, इजीली नहीं होने देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है पोटासियम आयोडेट इन पोटासियम आयोडाइड और कार्बोनेट इन, किसमें लिया, कार्बोनेट इन, बताओ, कार्बोनेट इन, देखो आयोडेट, पोटासियम आयोडेट को हम किसके साथ लिए, पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब उसके या फिर किसके साथ ले लेंगे, कार्बोनेट इन अमोनिया। चाहे आप पोटासियम आयोडेट को ले लो पोटासियम आयोडाइड में, या कार्बोनेट को ले लो अमोनिया में, दोनों ही क्या करेंगे, टेक्निकल डिफिकल्टी कॉज करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है। उसके बाद है आपका इम्प्योरिटीज फ्रॉम कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। कहाँ से, अब देखो ऐसा कोई कलरलेस सब्सटेंस को देखा है कभी, कि मतलब दुनिया में सब कुछ कलरलेस तो नहीं है, या दवाई ही लेते हो, टैबलेट्स लेते हो, सिरप लेते हो, उनका कोई कलर होता है, कोई फ्लेवर होता है, देखने में कोई पिंक होता है, कोई मतलब कलम वाइट होता है, या टैबलेट ही ले लो कोई ब्लू होता है, कोई कुछ होता है ना। अब मान लो कि उसी में फ्लेवर में आ गया, कोई कुछ फ्लेवर का होता है, कोई कैसा टेस्ट करता है, कोई कैसा टेस्ट करता है, कोई फ्रूट्स फ्लेवर का होता है, कोई एकदम से बेकार होता है, ठीक है। तो उस सब डिपेंड करता है किस पे, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाला जाता है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, कलर के लिए कलरिंग एजेंट और फ्लेवर के लिए फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, तो डाला जाता है। अब उसमें भी इम्प्योरिटीज आ सकते हैं, मान लो तुमने सब कुछ बना लिया, जब कलर और फ्लेवर के लिए डाला तो उसमें अब इम्प्योरिटी है, अब वो इम्प्योरिटी कहाँ ले जाएगा, आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, वहां से भी इम्प्योरिटी आएगी, आएगी ना।
उसके बाद है आपका कि मतलब इसी में देखो क्या कह रहा है कि कॉज अनवांटेड चेंज इन अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, दिखने में कैसा है, तो इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। कलर को वो चेंज कर सकता है, टेस्ट या फिर टेस्ट को भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल भी लिया, जैसे फिनोलिक कंपाउंड को क्या करता है, अगर फिनोलिक कंपाउंड को किसी चीज में मिलाओ तो वो क्या करता है, डिस्कलर कर देता है उसका कलर, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया है किसका, ठीक है। आप कहते हैं कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी इम्प्योरिटी कॉज कर सकते हैं। कैसे, देखो लेट्स टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन आएगा प्रोटॉन जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन को आप गेन करोगे और इलेक्ट्रॉन को आप लूज करोगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसी में कहता है कि जो लीड्स टू ऑक्सीडेशन और पुअर फ्लो इन पाउडर्स, पाउडर्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करती है, कम करती है, ठीक है। तो ये हो किसके वजह से, ह्यूमिडिटी। अब देखो पाउडर जो होता है वो बहुत सूखा होता है ना, अगर उसमें से जरा सा मॉइस्चर, कभी देखो डब्बा खोल के रख दो या उसमें क्या होता है वो नमी आ जाती है, उसके वजह से उसका फ्लो प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता है। तो उसको आप जब यूज करोगे तो उसका इफेक्टिवनेस भी कम हो जाता है, वो क्यों है ना। उसके बाद हो गया आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होगा, अगर फिजिकल चेंज, चाहे उसका मतलब कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपका मेडिकल यूज जो है उसको आप अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, मेक द ड्रग लेस सुटेबल फॉर मेडिकल यूज। मेडिकल यूज के लिए क्या करेगा, उसको सुटेबल करना। जैसे मान लो कि अब 5 मिनट में जो चीज काम करेगा वो 10 मिनट में करेगा, 20 मिनट में करेगा, ठीक है। अब दूसरा होगा सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ आपने पढ़ा है ना, सेल्फ लाइफ क्या होता है, हाँ मान लो कि अगर मान लो उसका जीने का टाइम क्या है, 10 दिन है, तो 10 दिन में से 5 दिन घटा दो, ठीक है। तो उसका ये तो हो गया क्या, नहीं, फिर हाफ लाइफ हो गया, ठीक। और सेल्फ लाइफ क्या हो गया, अब उस ड्रग जो है जिसका आपने हाफ लाइफ बोला कि हाँ चलो इसका 5 दिन कम हो जाएगा तो हाफ लाइफ, अब उसी ड्रग का क्या हो जाएगा, जब काम करने का क्षमता, जैसे मान लो कि 10 मिनट में काम कर रहा है, ठीक। अब वहीं क्या होगा कि वो मतलब 20 मिनट में कर रहा है, 25 मिनट में कर रहा है, 50 मिनट में कर रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, उसके सेल्फ लाइफ में कम हो जाना, ठीक है। तो क्या कहता है कि शॉर्टन हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट कैन बी सेफली स्टोर्ड और यूज्ड, ठीक है। जब मतलब कि कितने जो आपका स्टोर करके रखते हो या यूज करते हो, सेफली स्टोर करते हो ना, कोई चीज को पहले स्टोर कर, मान लो कि उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है कि आप इतने सालों तक इसको रख सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी उसका यूज और स्टोरेज दोनों ही अफेक्ट होगा, ठीक। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तब तक